लिखा हुआ है। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? ऋषि कनाद ने। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने डिस्कस किया था? जॉन डाल्टन ने। एटम शब्द किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। और डाल्टन ने कहा था कि एटम कैसा होता है? अनडिवाइडेड। ठीक है, यहां तक हो गया था। आगे लिखा हुआ है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी सही है कि गलत है? क्योंकि एटम को बांटा जा सकता है किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां होता है? आउटर ऑर्बिट में। फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक लिखवाए थे आप लोगों को परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल, और एक लिखवाया था हमने टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल। तो परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये सभी न्यूक्लियस में पाया ही जाएगा, कंफर्म है। टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल्स में मेजोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इनको कहते हैं टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एटम को क्या कहा जाता है? को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कहा जाएगा। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? क्योंकि उसमें क्या पाया जा रहा है? प्रोटॉन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एटम का मास किसके कारण होता है? न्यूक्लियस के कारण। और न्यूक्लियस का मतलब क्या? न्यूक्लियस में किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किस व्यक्ति ने की थी? ये आज हम लोग देखेंगे किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस में ही क्या पाया जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, एटम का रेडियस किस में मेजर किया जाता है? एंगस्ट्रम में। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू 10 के पावर -10 मीटर। ये सब लिखे थे ना। न्यूक्लियस का रेडियस किस में मेजर किया जाता है? फर्मी में। एक फर्मी का मतलब 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ एटम इज मोर देन 1 लाख टाइम्स, मतलब 10 के पावर 5 देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से एटम कितना बड़ा होता है? 1 लाख गुना, यानी 10 के पावर 5। ठीक है, आगे है एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसका? जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, उन्होंने कौन सा मॉडल दिया? वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल, या फिर एक दूसरा हमने नाम लिखवाया था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या? प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसी को कहते हैं वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल। ये किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। आगे लिखा हुआ है थॉमसन स्टेट दैट द रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज प्रोटॉन। जे थॉमसन ने क्या कहा कि तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है वह क्या है? प्रोटॉन। और उसमें जो बीज होते हैं उन बीजों को क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। और प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब क्या? प्लम पुडिंग मतलब का मतलब कंसीडर करा जाएगा किसको? खीर को। खीर का जो पूरा का पूरा दूध है उसको क्या कहा था इन्होंने? प्रोटॉन। और खीर के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, जो सूखे फल हैं, उनको क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन कहा था। ठीक है, जे थॉमसन ने। तो वाटरमेलन भी हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी हो गया। आगे देखो। हाँ, अब मैंने चावल, तो चावल का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लो। अब डिपेंड करता है खीर कौन सी का तुम बना रहे हो। खीर तो किसी चीज का बनेगा। चलो आगे देखो, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल के बाद दूसरा मॉडल किसका है? रदरफोर्ड का। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था ना, इसको अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। हिंदी में इसको कहा जाता है अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन ऐसे नहीं लिखा था, प्रकीर्णन सिद्धांत इसको कहा जाता है। अब देखो, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत या अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किस तरीके से इन्होंने दिया था। सबसे पहले जब रदरफोर्ड आए ना, तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक सोना का चादर लिया, गोल्ड फॉयल। क्या लिया? सोना का चादर, पतला सा सोना का चादर, एक गोल्ड फॉयल लिया। ठीक है, और एक किरण इन्होंने तैयार की। कौन सी किरण तैयार की? अल्फा किरण, अल्फा रे। ठीक है, टोटल कितना अल्फा रे इन्होंने तैयार किया था? 10,000। ठीक है, टोटल कितना? 10,000 अल्फा रे इन्होंने तैयार किया था। अल्फा रे का आप लोगों को नेचर पता होता है, किस नेचर का होता है? पॉजिटिव। अल्फा रे कैसा होता है? पॉजिटिव। बीटा रे कैसा होता है? निगेटिव। और गामा रे कैसा होता है? नो चार्ज।
अल्फा रे पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा रे पर निगेटिव चार्ज, गामा रे पर नो चार्ज। ये जो अल्फा रे है उन्होंने प्रोड्यूस किस चीज से करा था? तो रेडियम से। किससे किया था? रेडियम। रेडियम क्या है? एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में देखोगे रेडियम एक एलिमेंट है। और कैसा एलिमेंट है? तो चमकीला। अंधेरा में रख दो तो इसमें से प्रकाश निकलते रहेगा, चमकते रहेगा। जैसे घड़ी के सुई में क्या लगा रहता है? रेडियम। धूप से आओ अंधेरा में घड़ी का सुई देखो तो दिखाई देता है ना क्या बज रहा है। चाहे फैंसी बैंड लोग पहनते हैं तो बैंडवा में क्या लगा रहता है? रेडियम लगा रहता है, तो अंधेरे में चमकता है। तो उसी रेडियम तत्व से उन्होंने कौन सा रे प्रोड्यूस किया? अल्फा रे। पॉजिटिव चार्ज अल्फा रे। और कितना प्रोड्यूस किया? 10,000। और उन 10,000 अल्फा रेज को उन्होंने एक सोना के चादर से, इस गोल्ड फॉइल से पास करवाया। ठीक है, 10,000 जो अल्फा रेज थी उन्हें इन सोना के चादर से इन्होंने पास कराया था। तो क्या उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा रे सोने के इस चादर को पास करते हुए निकल गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अल्फा रेज जो थी वो सोने के इस चादर से पास करते हुए निकल गई। कुछ अल्फा रेज ऐसी थी, अभी तक इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, अभी तक ये जानकारी थी नहीं किसी को। कुछ अल्फा रे गया और सेंटर के पास जैसे ही पहुंचा ना, तो सेंटर के पास पहुंच करके विचलित हुआ, डिस्टर्ब्ड हुआ और साइलेंट मूव कर गया, माने तिरछा भाग गया। अभी सोचना शुरू किया रदरफोर्ड की ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ अल्फा रे गया, सेंटर के पास गया और सेंटर के पास जाकर के कैसे भाग गया? तिरछा भाग गया। अब रदरफोर्ड सोच रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके दिमाग में कौन सा बात आया? उसने सोचा कि अल्फा रे तो पॉजिटिव होता है, ये हमको पता है, तो कहीं ना कहीं एटम का जो सेंटर है वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो क्या होता है? रिपल्सन। और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो क्या कहा कि यहां पर एटम का जो सेंटर है, एटम का जो सेंटर है, रेडियस है, यह कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये जो सेंटर हो गया, यह सेंटर हो गया आपका कैसा? तो पॉजिटिव चार्ज है। यह है आपका पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए अल्फा रे यहां सेंटर से आकर के तिरछे भाग जा रही हैं और अट्रैक्ट करके सेंटर से सीधे नहीं भाग रही हैं। समझ में आया? 20,000 अल्फा रे में से केवल एक अल्फा रे गया और सेंटर के पास एग्जैक्टली सेंटर से टकराया और सेंटर से टकरा करके उसी डायरेक्शन में ये क्या हो गया? वापस आ गया, सेम डायरेक्शन में वापस आ गया। अब इस आधार पर रदरफोर्ड ने 3 जानकारी दी, 3 नियम बताया उन्होंने। कौन कौन सी जानकारी दी? पहली जानकारी दी कि किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो कैसा होता है? खाली। खाली का मतलब खोखला। दैट्स वाई मोस्ट अल्फा रे पेनिट्रेट दीज, इसलिए अधिकांश अल्फा रे इसे छेदते हुए कहां चला गया? बाहर निकल गया। तो एटम का अधिकांश भाग खाली होता है, पहली जानकारी दी। दूसरी जानकारी इन्होंने क्या दी कि एटम का जो सेंटर होता है वह सेंटर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसीलिए अल्फा रे कैसी निकल गई? तिरछे निकल गई। तीसरा जानकारी क्या दिया इसने? तो तीसरी जानकारी में उन्होंने कहा कि एटम का जो सेंटर है उसको पेनिट्रेट मतलब भेदन करने की क्षमता अल्फा रेज में नहीं है। मतलब अल्फा रे एटम के सेंटर को छेद नहीं सकता है। और उन्होंने एटम के सेंटर को क्या कह दिया? न्यूक्लियस। अब बात ध्यान से समझना, एटम का सेंटर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यह बताया रदरफोर्ड ने। पॉजिटिवली चार्ज किस पर है यह बात बताया था किसने? गोल्डस्टेन ने। किसने बताया? गोल्डस्टेन ने। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टेन। ठीक है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, यह किसने बताया? रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन में 2 चीज हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी बताने वाला रदरफोर्ड और प्रोटॉन का खोज करने वाला गोल्डस्टेन। कोई दिक्कत? ये 3 इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड ने दिया था। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल इसी को कहते हैं, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत इसको कहा जाता है। अब देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, इसे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी कहते हैं। इन दिस मॉडल रदरफोर्ड प्रोड्यूस अल्फा रे। रदरफोर्ड प्रोड्यूस अल्फा रे, कहां से प्रोड्यूस किया? रेडियम से। एंड पास दिस रे फ्रॉम अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड, और उसे किससे पास करवाया? सोना के एक चादर से पास करवाया और निम्न जानकारियां दी। कौन कौन सी जानकारी उसने दी? तो देखो यही है अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो हम लोगों ने बनाया अभी।
कौन कौन सी जानकारी दी? पहली जानकारी दी थी मोस्ट ऑफ अल्फा रे आर पास्ट द गोल्ड सीट, ज्यादातर अल्फा किरणें गोल्ड सीट को पास कर गई। सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, इसलिए एटम का अधिकांश भाग खाली होगा। सम अल्फा रे डिस्टर्ब एट द सेंटर ऑफ एटम, कुछ अल्फा रे सेंटर पर आकर के डिस्टर्ब हुई और कैसे भाग गई? साइलेंट, मतलब तिरछे निकल गई। फ्रॉम 20,000 मतलब 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण रिटर्न हो गई कहां से? न्यूक्लियस से। देन रदरफोर्ड से दैट, तब रदरफोर्ड ने क्या कहा? मिडिल पार्ट ऑफ एन एटम इज हार्ड, एटम का जो मिडिल पार्ट है वो हार्ड होता है। देन ही गेव द टर्म न्यूक्लियस, तब उन्होंने उसको क्या शब्द दिया? न्यूक्लियस शब्द दिया था। समझ में आई बात? अब इसी को लिखना है, हेडिंग बना लो। हेडिंग बनाओगे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत। हेडिंग बनाइएगा अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत। हाँ, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत डैश देकर के, इसमें इंग्लिश वाले लोग सेम लिख लीजिए, हिंदी वाले लोग डैश देकर के लिखिएगा। यह सिद्धांत रदरफोर्ड द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत रदरफोर्ड द्वारा दिया गया, रदरफोर्ड द्वारा दिया गया, कॉमा इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम तत्व से, रदरफोर्ड ने रेडियम तत्व से 20,000 अल्फा किरणें, 20,000 अल्फा किरणें तत्व से, रेडियम तत्व से 20,000 अल्फा किरणें उत्सर्जित कराई, उत्सर्जित कराई और उन्हें आप यही लिखिए ना, उन्हें सोना के चादर से पार कराया, और उन्हें सोना के चादर से पार कराया। बेडशीट नहीं, मैंने सीट, सोना के चादर से पार कराया। अब पतला चादर था कि मोटा चादर था? थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉयल, ठीक है, तो सोना की चादर से पार, कॉमन सेंस है। पार कराया, हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। अब ये वाला ड्रॉ कर लो, इसको बना लो। ये वाला बनाओगे कि इससे बनाओगे? इससे बनाओगे, बनाओ इसी से। इसमें बहुत सारा लाइन है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसी से बना लो, यही ठीक है। कर सकते थे। रिएक्टिविटी सीरीज में ये बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए लेस रिएक्टिव मेटल है। दूसरा पैसा था रदरफोर्ड के पास। एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं, उसका लाभ आप लोगों को जरूर मिलेगा। डेली, ज़्यादा नहीं, 15-15 क्वेश्चन आप लोगों को क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्लास में 20 मिनट हम गैप दिए, 15-20 मिनट
हम भी लंच करने लगे, आप लोग भी लंच करने लगे हैं, तो उसमें समय किल हुआ, उससे बढ़िया 15 क्वेश्चन मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, तुरंत आप बनाएंगे, आंसर देंगे। ओके, बायोलॉजी में भी हिंदी में डेली मिलता रहेगा 15-15 सिलेक्टेड क्वेश्चन। बुझा गया? चलो यह लिख लिए, ठीक है, आगे लिखिएगा, यहां तक लिख लिया ना। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। इस मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने निम्न जानकारियां दी। निम्न जानकारियां दी। पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, परमाणु का मध्य भाग धनात्मक होता है। इसलिए अल्फा किरणें तिरछे निकल गईं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, एटम माने परमाणु, एटम का मध्य भाग न्यूक्लियस कहलाता है। हिंदी में नाभिक कहते हैं इसको। एटम का मध्य भाग न्यूक्लियस कहलाता है, जिसे अल्फा किरणें भेद नहीं सकती। अगर गामा रहता तो उम्मीदों था कि भेद देता। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी किसकी होती है? गामा की। सबसे कम किसका? अल्फा का। अल्फा से थोड़ा ज्यादा बीटा, और गामा का सबसे ज्यादा। समझ गए? चलो आगे देखो। अब आगे देखो, एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम क्या था? मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया था पिछले दिन। मैक्सवेल क्या कहा कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किस पर रिवॉल्व करेंगे? सर्कुलर पाथ पर, यानी इस पर कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। तो सर्कुलर पाथ पर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? घटती है। और जब उसकी ऊर्जा घट करके जीरो हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस में गिर करके क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये बात किस व्यक्ति ने कहा? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल के थ्योरी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक थ्योरी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक थ्योरी। हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत। ये किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। इसकी ये थ्योरी क्या थी? सही थी या गलत थी? तो गलत थी। इसके थ्योरी को खंडित किसने किया था? नील्स बोर ने। किसने खंडित किया? नील्स बोर ने। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक थ्योरी। विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत। विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत। विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक थ्योरी। डैश देकर के लिखिएगा, यह मैक्सवेल द्वारा दिया गया। बिल्कुल ऑनलाइन वाले लोगों को भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स। यह मैक्सवेल द्वारा दिया गया, कॉमा, इनके अनुसार जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसकी ऊर्जा का
तो उसकी ऊर्जा का ह्रास का मतलब कम होना, उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होने पर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होने पर यह नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाएगा, नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाएगा। यह बात किसने कहा? मैक्सवेल ने कहा। समझ गए कि इलेक्ट्रॉन कोई भी वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और फाइनली वो गिर करके क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद को गलत साबित किस व्यक्ति ने करा? नील्स बोर ने कहा। ध्यान से समझना नील्स बोर ने क्या कहा, पहले ये पढ़ देते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय नील्स बोर। तो नील्स बोर का जो थ्योरी था ना, उस थ्योरी को कहा जाता है बोर्स बोरी मॉडल। क्या कहा जाता है? बोर्स बोरी मॉडल। जैसे वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल जे जे थॉमसन, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल रदरफोर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल मैक्सवेल, वैसे ही बोर्स बोरी मॉडल नील्स बोर। ठीक है, इस मॉडल में नील्स बोर ने क्या कहा? उसने कहा कि इफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन टू देयर ऑर्बिट, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, माने कोई इलेक्ट्रॉन है इसका ऑर्बिट एकदम फिक्स है, जैसे मान लो ये कौन सा ऑर्बिट है? के, ये एल, ये एम, ये एन, तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना घूमेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि के ऑर्बिट में घूम रहा है और अपने ही ऑर्बिट में है तो इसकी ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो के से अगली कक्षा में शिफ्ट करेगा या एल से अगली कक्षा में या एम से अगली कक्षा में, तो उसका एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एनर्जी लेवल इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा और एनर्जी लेवल घटने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ आएगा। तो जब केमिकल रिएक्शन कोई भी होगा, अब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? सबसे आउटर ऑर्बिट। ठीक है, याद रहेगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? सबसे आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो बाहरी ऑर्बिट में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो इंक्रीज करेगा तो दूर भागेगा न्यूक्लियस से, डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस के नजदीक भागेगा। समझ गए? ये बात किसने बताया? नील्स बोर ने। लिखा हुआ है देन देयर इज नो चेंज इनटू देयर एनर्जी, अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं। एंड इफ एनी इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यदि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, देन देयर एनर्जी इंक्रीज, उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, यानी मैक्सवेल का एटॉमिक थ्योरी जो था वो गलत था, उसको नील्स बोर ने गलत बताया। आज नॉर्मली समझो ना, 5वीं क्लास में हो और 7वां क्लास का किताब का मैथ एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हो, तो स्कूल का प्रिंसिपल क्या कहता है? छठा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, 7वां में चल जाओ। क्लास फानना समझे हैं? बचपन होता था ना, क्लास फान गए, हम लोग भी एक आध क्लास फान गए थे। ठीक है, मतलब 5वां से सीधे फान गए कहां पर? 7वां में फान गए, छठा नहीं पढ़े। अब मान लो ऐसे कोई फानते गया, अब फानते फानते कहां पहुंचा? 9th में। अब 10th तो बोर्ड है, तो एनर्जी लेवल में जानकारी बढ़ रहा है, फान रहा है, 10th में जाके फेल कर गया, तो फिर कहां से आ जाएगा? 9th में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ऊर्जा लेवल बढ़ेगा तो अगली कक्षा में जाएगा, ऊर्जा लेवल घटेगा तो पिछली कक्षा में आएगा। ठीक है, चलो हेडिंग बना लो, बोर्स बोरी मॉडल। हेडिंग बनाना बोर्स बोरी मॉडल। बोर्स बोरी मॉडल ही लिख लीजिए, बोर्स बोरी मॉडल। इसमें लिखिएगा यह नील्स बोर, हिंदी में लिख दें ना, लिख देते हैं, यह नील्स बोर द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है,
तो उसके ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और यदि वह नाभिक से दूर भागता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। नाभिक से दूर भागता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। हो गया? नाभिक से दूर जाएगा तो उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लिख लिए? अब देखो उसके बाद क्या है आपका, ये सब पार्टिकल्स का खोज किस व्यक्ति ने किया था? तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन? जे थॉमसन। ईसा शताब्दी याद करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डेटा है तो लिख सकते हो, कोई जरूरत है नहीं। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की कब? 1857 में। मास इसका कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज कैसा है? निगेटिव। और चार्ज कितना है अगर पूछते तो क्या कहोगे? 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है? वैसे ही प्रोटॉन पर पूछा गया तो प्रोटॉन का खोज किसने? गोल्डस्टेन। प्रोटॉन का प्रॉपर्टी किसने बताया? रदरफोर्ड ने। मास इतना है 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन पर क्या है? माइनस 1.67, और यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। बताइए समझ में? प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज किसने करा? चैडविक ने 1932 में। मास इतना होता है, चार्ज कोई नहीं होता। लिख लीजिए इसको। जिस समय भारत में जालियांवाला बाग हो रहा था उस समय ही खोज रहा था कौन सी? प्रोटॉन। हो गया? लिख लिए? चलो आगे लिखा जाए। चलिए उसके बाद देखिए सेम चीज है, कोई अंतर इसमें है नहीं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इसको लिखना नहीं है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन 1857 में। इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? कैथोड रे। ये याद कर सकते हो मन करे तो। कैथोड रे जो होता है वो कैसा होता है? कैथोड रे निगेटिव चार्ज। कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। तो इसको अगर कैथोड रे कह रहे हैं तो प्रोटॉन को क्या कहेंगे? बोलो। प्रोटॉन को क्या कहेंगे? एनोड रे कहेंगे। और एनोड रे का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? तो कैथोड निगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनका दो नाम है, कैथोड रे और एनोड रे। इसका एक्सपेरिमेंट हम पढ़ाएंगे आगे।
तो कैथोड रे और एनोड रे, इस पर एब्सोल्यूट मास इतना होता है, रिलेटिव मास इतना होता है, चार्ज इतना होता है। रिलेटिव मास को या फिर मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एएमयू। एएमयू का क्या मतलब होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन का दो आइसोटोप है, ये होता है कार्बन 612 और एक होता है कार्बन 614। तो कार्बन 612 जो है ना, इस कार्बन 612 का, मान लो यह कार्बन है, इसका कितना हिस्सा कर दिया जाए? 12 हिस्सा, ठीक है। इसका घटा बढ़ा करके टोटल 12 हिस्सा कर दिया जाए, तो इसका जो 12वां भाग होगा, 12th पार्ट जो होगा इस कार्बन का, एक कार्बन का जो 12वां भाग है, उसको क्या कहा जाता है? एक एएमयू कहा जाता है। समझ में आया? कार्बन 12 के 12वें भाग को क्या कहा जाता है? एक एएमयू, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का एएमयू कितना होगा, तो याद रख सकते हो 0.00054 एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट को डिनोट किससे किया जाता है? यू से डिनोट किया जाता है। एएमयू ही पूरा ज्यादातर लिखते हैं। द 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एएमयू। कार्बन 12वें के 12वें भाग का बराबर क्या होता है? एक एएमयू होता है। और एक एएमयू का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो कितना केजी होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। तो 27 केजी लिखिएगा। एक पॉइंट लिख लो, डायरेक्ट लिखना। रिलेटिव मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। सापेक्ष द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट में, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में दर्शाते हैं। एटॉमिक मास यूनिट में दर्शाते हैं। इसे U द्वारा दिखाया जाता है। इसे U द्वारा दिखाया जाता है। U द्वारा दिखाया जाता है। आगे लिखिएगा। 1 AMU इज इक्वल टू 12th पार्ट ऑफ, 12th मतलब 12वां भाग, 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। एक एएमयू का मान कार्बन 12 माने C12, कार्बन 12 का 12वां भाग है। कार्बन 12 का 12वां भाग है। आगे लिखिएगा। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power 27 kg into 10 to the power 27 kg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। इन तीनों के बाद कौन सा आता है? न्यूट्रिन। तो अब एग्जाम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं पूछ रहा है, इन सब से क्वेश्चन बनेगा कि न्यूट्रिन क्या है। तो न्यूट्रिन बताओ, परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल है कि टेम्पोररी? टेम्पोररी है, तो टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल है। इसका खोजकर्ता व्यक्ति कौन था? पाउली। किसने किया था? पाउली ने किया था। इस पर कोई मास नहीं होता, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद एक और टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल है, कौन? मेसोन। मेसोन जो होता है, ये क्या काम करता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठहरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो किसके कारण? मेसोन के कारण। इस मेसोन के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था? युकावा ने बताया था, ठीक है। आगे है बोसोन का खोज किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस। और ये तीनों के तीनों क्या है? टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? तो लिखिएगा आगे। अगला पॉइंट लिखिएगा। न्यूट्रिन की खोज, इंग्लिश वाले सेम लिख लें। न्यूट्रिन की खोज पाउली, न्यूट्रिन की खोज पाउली ने की थी। यह आवेश रहित एवं द्रव्यमान रहित, आवेश रहित एवं द्रव्यमान रहित होता है। द्रव्यमान रहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मेसोन
मेसॉन ऐसे लिखते हैं, मेसॉन की खोज युकावा ने की थी, युकावा ने की थी। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है। इंग्लिश वाले भी एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, इट हेल्प्स टू बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है? बांध कर रखता है। क्लियर ना? आगे लिख लो, बोसोन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, बोसोन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन POSITRON, पोजिट्रॉन की खोज, पोजिट्रॉन की खोज, पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ANDERSON, पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, एंडरसन ने किया था। यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, कॉमा इसका ये दोनों लिख लीजिए, एब्सोल्यूट मास और चार्ज। चार्ज इसका प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, प्रोटॉन का चार्ज और पोजिट्रॉन का चार्ज इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। समझ गया? प्रतिकण का मतलब समझ रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए रोकने का काम करने वाला एंटी पार्टिकल प्रतिकण पोजिट्रॉन होता है। इसके बारे में किसने बताया था? एंडरसन ने। ठीक है? हाँ, प्रोटॉन पर प्लस ही चार्ज ना होता है, जिस पर भी प्लस चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है, प्रोटॉन और पोजिट्रॉन पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, आगे है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में पहले देख लो, तो एटॉमिक नंबर का खोज किस व्यक्ति ने करा था? मोस्ले ने। किसने किया? मोस्ले ने। तो मोस्ले को हम लोग क्या कहेंगे? फादर ऑफ एटॉमिक नंबर कहेंगे ना। मोस्ले को क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ एटॉमिक नंबर। एक और चीज आपने सुना होगा, पूछा जाए, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी कौन है? मोस्ले। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और फादर ऑफ एटॉमिक नंबर दोनों किसे कहा जाता है? मोस्ले को। एटॉमिक नंबर जो है ना, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जितना होता है, प्रोटॉन उस एटम में जितना होता है, उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। हम लोगों को जब भी कहना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है? यानी अगर यहां पर लिखा हुआ है क्लोरीन 17 और 35 और इसमें हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कहोगे क्या? 17। प्रोटॉन पूछे तो क्या कहोगे? 17। न्यूट्रॉन पूछे तो कितना कहोगे? 18। एटॉमिक नंबर पूछे तो कितना कहोगे? 17। एटॉमिक मास पूछे तो कितना कहोगे? 35। लेकिन अगर पूछें कि इसमें ये एटॉमिक नंबर किसके नंबर के बराबर है, तो क्या कहोगे? प्रोटॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन से इसकी तुलना नहीं की जाएगी। किससे की जाएगी? प्रोटॉन से। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? और यहीं पर अगर उल्टा हो जाए, एटॉमिक मास को डिनोट किससे करते हैं? ए से। तो क्लोरीन 17 और 35 अगर है तो इसका ए कितना है? 35 है ना जी। तो पूछा जाए कि ए किसके बराबर है, तो क्या कहोगे? ए बराबर n प्लस पी। क्या कहेंगे?
ए बराबर एन प्लस पी, मतलब एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी इसमें पूछा जाए कि इसमें कै गो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो क्या कहोगे 35। कितना है 35, तो दोनों को जोड़ करके क्या बना है, उसका एटॉमिक मास बनता है। तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसी के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया, मोसले ने बताया। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको उसका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो लिख लीजिए इसको, हेडिंग बनाइएगा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसकी खोज मोसले ने की थी। अगला पॉइंट, इसे जेड द्वारा दर्शाते हैं, इसे जेड द्वारा दर्शाते हैं। अगला पॉइंट, नाभिक में मौजूद कुल प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में मौजूद कुल प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक कहलाती है। नाभिक में मौजूद कुल प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और नीचे में ये वाला लिख सकते हो, लिख लेना Z बराबर P, एक यह भी लिख लो, और एक और लिख लेना Z बराबर E बराबर P, ये दोनों लिख लीजिए। हो गया, सेंटर हवा लग रहा है इसी का, बाहर निकलो पता चलेगा फिर। लिख लिए ना, चलिए उसके बाद देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें लिखा गया है आपका क्या, जैसे सोडियम 11 और 23, तो 11 क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो इसमें जेड कितना है 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। इसमें अगर हम लोग एक और चीज पूछे क्या आपका, न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास पूछे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यही ना। इसमें भी वही है, उसी तरीके से पोटेशियम कितना होता है 19 और 39, तो उसी तरीके से इसमें भी निकाल लीजिए, तो लिखने का कोई जरूरत है नहीं। आगे आइए, हेडिंग में रहेगा एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डैश देकर के लिखिएगा। नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या जानने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या जानने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या जानने के लिए, जानने के लिए A माइनस P, ऐसे लिख लो A माइनस Z, न्यूट्रॉन की संख्या जानने के लिए A माइनस Z किया जाता है, किया जाता है। A मतलब एटॉमिक मास और Z माने एटॉमिक, दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। चलिए ये वाला लाइन लिख लो नीचे, एटॉमिक मास बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, दोनों में से किसी को जोड़ोगे तो निकल जाएगा आपका।
हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद है एक टर्म आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तो आइसो का मतलब होता है समान। आइसो का मतलब क्या होता है? समान, सेम। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक इसको कहेंगे, ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। अब अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। अब इन 118 एलिमेंट्स में से कई सारे एलिमेंट ऐसे मिलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है, समान होती है। उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। माने पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट है उसमें से कई सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक समान होगी। उनको क्या कहा जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इंग्लिश वाले लोग पहले ये लाइन लिखो, हिंदी वाले लोग लिखना, हेडिंग बना लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें लिखिएगा। लिखिएगा पीटी में, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, पीटी में मौजूद, पीटी में मौजूद वैसे तत्व जिन पर, पीटी में मौजूद वैसे तत्व जिन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिखे? पीटी में मौजूद वैसे तत्व जिन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, ठीक है, सेम होता है। अब ऐसे देख लो इसको एक बार, देखो यहां क्या लिखा हुआ है? सोडियम लिखा हुआ है ना। तो इधर ध्यान से समझो, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब इस 11 को आप क्या लिख सकते हो? 2, 8 और 1 लिख सकते हो। यानी कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। 8 से कम है या फिर 8 से ज्यादा है तो परेशान रहेगा। दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने सारे मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के डोनर। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? मेटल डोनेट, ठीक है। और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक्सेप्टर। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे यहां पर है सोडियम, तो क्या है? 2, 8 और 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत? सोडियम में 2, 8, 1 लिखेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 11। मान लो क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, तो क्या लिखेंगे? 2, 8, 7। तो ये क्या हो गया? मेटल की नॉन मेटल? जिसके बाहरी कक्षा पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है वो क्या होगा? नॉन मेटल। तो क्या है? नॉन मेटल। और ये क्या है? मेटल। तो मेटल में मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन। इसके पास बाहरी कक्षा में कितना है? 7। यानी ये भी अनस्टेबल है, यह भी अनस्टेबल है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो जो डोनेट करेगा उसको किससे दिखाएंगे? प्लस साइन से। और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको किससे दिखाएंगे? माइनस साइन से। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेबल हो गया कि नहीं? इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर चल गया तो इसके बाहरी कक्षा में कितना हो गया? 8। और इसका एक डिस्टर्ब कर रहा था वो चलिए गया तो इसके भी बाहरी कक्षा में 8 और दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। तो इन्हें देखो अब समझना, जैसे सोडियम है तो इस पर क्या दिखाएंगे हम लोग? एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनस्टेबल है तो क्या लिखेंगे? 11। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। -1। कितना टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 10। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो 12 है तो क्या लिखेंगे? 2, 8, 2 लिख देंगे। यानी ये भी मेटल है, तो मेटल है तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 करेगा। तो क्या लिखेंगे? 12 माइनस कितना हो गया? तीसरा देखो, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो क्या लिखेंगे? 2, 8 कितने के चलते अनस्टेबल है? 3। तो क्या को प्लस साइन, तो क्या लिखेंगे? 13 माइनस कितना हो गया? 10। नियॉन पर ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 ही होता है। मीथेन है CH4, ठीक है, 6CH4। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या
6 + 4 यानी 10CH4 भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जब सब पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान ही है तो इन सबको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। समझ गए? चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज इतना ही, फिर इसके आगे नेक्स्ट डे किया जाएगा।